अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे। इस कहानी के हवाले से जो आज पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप हफ्ते में 2 स्टोरियाँ सुनते हैं। एक आज के दिन जो आप सुन रहे हैं और एक आप सुनते हैं थर्सडे को, यानी कि जुमेरात वाले दिन। राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए हर दफ़ा मैं राजनपुर जाता हूँ। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, ऐसी जगह जहाँ पे वीरानी होती है, आबादी कम से कम है, शोर शराबा शहर की तरह नहीं है, और आज भी ख़तरनाक जिन्नात की लोकेशन वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता हूँ तो मुसलसल वहाँ पे रिकॉर्ड करता रहता हूँ प्रोग्राम, और जब काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उनको लेके मैं लाहौर आता हूँ और उसको एडिट करके आपको दिखाता रहता हूँ। तो मैं उन्हीं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए राजनपुर जा रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं राज के अलावा कोई और काम कर सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, सुबह जाके विज़िट करना लोकेशन को और रात को जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना। सो जो कहानी का सिलसिला है ये मैं अब एक शॉर्ट टाइम के लिए, यानी जितना टाइम मैं वहाँ पे राजनपुर रिकॉर्डिंग करूँगा उतने टाइम के लिए हफ्ते में आपको एक दिन कहानी मैं सुनाया करूँगा। और जब मैं वापस आ जाऊँगा लाहौर में, जल्दी वापस आ जाऊँगा रिकॉर्डिंग करके, तो इंशाल्लाह उसी तरह हफ्ते में 2 दिन आपको कहानी सुनने को मिलेगी, आज के दिन और जुमेरात को, यानी कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। लेकिन फ़िलहाल जितना अरसा मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे 2 कहानियाँ मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकूँगा। एक की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, वो आपको रिकॉर्ड आपके लिए करता रहूँ। 2 मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, और बाकी प्रोग्राम भी वहाँ पे मैं रोक दूँगा, सिवाय एक ऑफ कैमरा स्टोरी होगी हफ्ते में, और एक प्रोग्राम राज होगा जो एज लाइव होगा। जो कुछ रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह वही देखेंगे, उसमें एडिटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब मेरी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी, मैं वापस आऊँगा, तो इंशाल्लाह उसी तरह राज भी, 2 ऑफ कैमरा स्टोरीज प्रोग्राम भी, रिव्यू टाइम भी और रूहानियत वाला प्रोग्राम भी, सारे प्रोग्राम एज इट इज़ वापस आप देख सकेंगे। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे हूँ उसके लिए माजरत। मुझे पता है आज बहुत सारे लोग गुस्से हो जाएंगे, उनका दिल टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वक्ती तौर के लिए है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टाइम है, जल्दी से जल्दी मैंने रिकॉर्डिंग करनी है और लाहौर वापस आना है। इसलिए आज जो कहानी है, एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है, उससे बहुत मुलाकात रहती है, सीखने का अमल मुझसे रहता है। मैं उनसे जब भी गपशप करता हूँ मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे ज़िंदगी में जिनके साथ मैं बातें करता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ, तो उनके साथ टाइम निकाल के मैं स्पेशल उनके पास जाता हूँ और डिबेट होती है हमारी काफ़ी बातों पे, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही नाइस, नफीस इंसान है, बहुत ही बहादुर इंसान है। कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे ऐसे बातें हो रही थी और मैंने उनको एक फ़िक्रा कहा, तो उन्होंने मेरी तरफ चौंक के देखा। बहुत ही नॉलेज वाले हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं क्या मतलब है, ऐसा उनका स्टाइल था कि जैसे मुझे जज करना चाह रहे हों। जानते तो हैं मुझे, लेकिन मेरा चैनल और प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें वो नहीं देखते, उनके पास टाइम नहीं होता, कुछ भी नहीं देखते। वो अपने काम, उनकी जॉब इस तरह की है कि उसमें बिजी होते हैं। मैंने कहा आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, जो आप लोगों को भी मैं बताता होता हूँ। पूछते हैं सवाल, उन्होंने का मतलब, मैंने उनको फिर एक्सप्लेन किया नेगेटिव एनर्जी अटैच का मतलब क्या होता है, उसके बुरे असरात का मतलब क्या होता है। तो बड़े चुप करके सुनते रहे, उसके बाद एकदम मुस्कुराए और हाथ आगे किया और मुझे कहता है गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। आपको कहता है मैं कुछ वाक़यात सुनाता हूँ ज़िंदगी के। ऐसे बातें होने लगी इस तरह की, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी टॉपिक पे हमारी बात होती है। कह रहे मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात और चीज़ें हुई हैं जो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझे ना सुनाना शुरू कर दिया, और मैं भी इन्हमाक से, इंटरेस्ट से, मैं बड़े दिल से उनकी बातें सुनता रहा। तो आज स्पेशली मैं इस कहानी को रिकॉर्ड करने से पहले मैं उनके पास गया और मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है आज आपकी वो जो स्टोरी है मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूं। कुछ देर सोचा और कहता हाँ ठीक है आप इसको शामिल करें, लेकिन मेरा नाम ना बताइएगा। मैं कहा ठीक है, लेकिन आप लिख दें जो नाम। तो उन्होंने अपनी फैमिली में से एक नाम था, वो नाम लिख दिया। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। और मैंने इस दफ़ा जो कोशिश करूँगा, एंड पे टाइम बच गया, तो जो मैंने इस दफ़ा जिनात से मीटर के ज़रिए बातचीत की थी और एंड पे उन्होंने मेरे कैमरे को गिरा दिया था कि मेरी क्योंकि ख्वाहिश थी कि मैं एंड पे भी उनके बातचीत के बाद मैं अगला जो अमल मेरा स्टेप था कि मैंने क्या किया, कैसे पढ़ाई की, क्या नज़र आया, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ भी रिकॉर्ड करना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि उस मखलूक ने मेरा कैमरा गिरा दिया, तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ पे वो सब कुछ रोकना पड़ा। हुआ क्या वहाँ पे, मैंने क्या देखा और कैसे हम दू बदू जंग सी हुई, वो भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आज टाइम बचा तो आज की स्टोरी में आपको मैं सुना दूँगा। उनका नाम है जी उमर दराज।
उन्होंने ही कहा है तो उसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगा। उम्र दराज पर्सनालिटी उनकी इस तरह की है कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे पता लग गया था कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं, नॉलेज वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी की बात हुई थी तो उन्होंने खुद से कहा जी बिल्कुल ऐसा है। मैं जिस फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे बच्चे मेरे घर है, वहाँ पे इस मखलूक अपना आप बहुत ज़्यादा महसूस कराती है। मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कहा जी मैंने भी आपको यही कहा था, आप डरते नहीं हैं, इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने कहा 2 वाक़यात ऐसे हैं जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज जब मैंने उनसे परमिशन लेने गया तो उन्होंने कहा कुछ और भी वाक़यात हैं जो मैं आपको बाद में सुनाऊँगा। उन्होंने कहा जी पहली दफ़ा तो ये हुआ, घर के अंदर मैं लेटा हुआ था, रात का टाइम था, बच्चे सारे सो गए थे और जॉब ऐसी है, मैं ज़रा लेट नाइट आता हूँ। मैं आया और मैं जब सोने के लिए लेटा तो मुझे महसूस हुआ कोई शोर सा है, कमरे में शोर सी आ रही है। मैं उठ के ऐसे पहले देखा वहीं पे लेटे लेटे कि किस चीज़ का शोर है। इधर इधर निगाह घुमाई और कहीं से भी कुछ समझ ना आई कि कहाँ से शोर है। तो मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा होगा कहीं से कोई आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आंखें अभी बंद ही की थी कि अब जो आवाज़ आई वो शोर नहीं था पहले की तरह। वो ऐसे था जैसे कोई तेज़ी से गुजरता है और उसकी गुजरने का शां करके आवाज़ आती है। वो कहते मैं हैरान हुआ ये किस तरह का था। मैंने एकदम आंख खोल दी और ना सिर्फ आंख खोली बल्कि उठ के बैठ गया और मैंने इधर 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 मुसलसल देखता रहा। तो मुझे कोई भी ऐसा वजूद, कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई जो गुजरी हो जिसकी आवाज़ आई हो। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, होता तो था, लेकिन ये आज लेवल एक्सट्रीम चला गया था कि बाकायदा इस तरह आवाज़ आना। लेकिन मैंने फिर दिमाग से कहा शायद मैं सोया हुआ था, थका हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं मतलब सोने के मूड में हूँ, थका हुआ हूँ और दिमाग बाजू का जब थक जाता है इस तरह महसूस होता है। लेकिन अभी आंखें बंद ही की थी कि मुझे बाकायदा तौर पे ऐसे लगा जैसे कोई मुस्कुराया है, किसी ने कहका लगाया है। अब की बार तो ये 1% भी शक की गुंजाइश नहीं थी, 100% कन्फर्म था कि कोई मुस्कुराया है। और मुस्कुराने वाला जहाँ पे बच्चे और फैमिली मेरी थी वहाँ से नहीं था, एक ऐसे कोने से आवाज़ आई थी जहाँ की सिमत का भी मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि ये सामने वाला जो कोना है यहाँ से आवाज़ आई। मैं एकदम से उठा और उसी तरफ गया। बाकायदा तौर पर अंधेरा सा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी कमरे में, लेकिन उस जगह पे मैंने देखा कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ है। मैं कुछ देर वहाँ कमरे में रहा और इधर उधर देखता रहा। जब ज़्यादा महसूस नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आया बिस्तर पे और उसके बाद कुछ देर तक फिर इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई आवाज़ आए, कुछ महसूस हो, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो फिर मैं सो गया। इस बात को भी 2-3 दिन के बाद मैं भूल गया, मेरे लिए कोई इतनी अहम बात नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि उसी तरह मैं लेटने लगा तो फिर मुझे एक आवाज़ सी आई। आज मैं इतनी थका हुआ नहीं था, गहरी नींद में फ़ौरन सोना नहीं चाहता था, थोड़ा सा मैं रिलैक्स था और मेरे पास टाइम भी था कि शायद ये 5-7 मिनट, ये अल्फाज होंगे 5-7 मिनट इस मखलूक को दे सकूं, क्योंकि मुझे पता था ये घर में चीज़ें हैं। तो मैं उठ के बैठ गया और इस अंदाज में कि देखो जी कौन है। तो मैंने बाकायदा उनसे कहा हाँ भी कौन हो। जब ये लाइन कहते हैं मैंने बोली तो उसी लम्हे फिर से मुझे उसी तरह का एक मिलता जुलता कहका सुनाई दिया, कोने से ही जहां पे अंधेरा था जैसे मैंने पहले सुना था। तो कहते मैंने गुस्से में कहा हाँ मैं डरता नहीं हूं, सामने आओ। जब ये लफ्ज़ मैंने कहा हाँ सामने आओ, मैं डरता नहीं हूं, तो फिर एक कहका उसी तरह का सुनाई दिया और मैंने कहा भाई मुझे आवाज़ नहीं चाहिए, सामने आओ मेरे, मैं डरता नहीं हूं। वो शख्सियत भी इस तरह की है। और जब कहते मैंने इस तरह बोला कि मैं डरता नहीं हूं, सामने आओ, तो इस दफ़ा जो मैंने देखा वो एक क्लियर, मेरी आंखों ने जिस मंजर को देखा वो एक काला साया सा था जो उसी कोने से जहाँ से हंसने की आवाज़ आ रही थी उसी कोने में मौजूद था। हाइट उसकी एक इतनी जितनी कि इंसान की हाइट होती है उससे थोड़ी सी ऊंची होगी, उतनी उसकी हाइट थी। आराम के साथ वो चलता हुआ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने दरवाजे से बाहर निकल गया। उसका वजूद ऐसे था, उसका जिस्म ऐसे था जिसे बिल्कुल एक इंसान होता है। उसके बाजू भी थे, उसकी टांगें भी थी, उसका जिस्म भी था, उसका गोल सा मुंह भी था, लेकिन मुंह के ऊपर जो नक्शो निगार होते हैं यानी आंखें, नाक, होंठ, ये सिर्फ गोल ही था। साया जिस तरह होता है, साये के अंदर काला साया हो तो उसके अंदर अगर किसी और कलर की कोई चीज़ होगी तो नज़र आएगी, अगर ब्लैक होगी तो आपको नहीं नज़र आएगी। लेकिन उसका भी जो गोल सा चेहरा था उसमें नाक, कान, आंख इस तरह की कुछ भी नहीं थी, सिर्फ गोल सा ही वो था। और वो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ईजी आराम से चलता हुआ बाहर की तरफ चला गया। कहते मैं डरा नहीं, थोड़ा सा मेरे दिल में वहम आया और खौफ आया, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं
बहुत ज़्यादा घबरा जाता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, नहीं, मैं वहीं पे बैठा रहा। जब उसको मैंने जाते देख लिया तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें हैं और अब वो अपना आप क्लियर इस तरह महसूस भी करा रही हैं। कहते हैं उसके बाद सिलसिला इस तरह हो गया मेरे घर के अंदर कि फिर अब मैं जब लेटता था तो मुझे क्लियर तौर पे वो चीज़ें नज़र आने लगीं। कभी साये की शक्ल में, कभी एक सफ़ेद सी रोशनी होती थी जो कमरे का चक्कर लगाती, कमरे में मौजूद होती। मुझे नज़र आता कि यार ये देखो, ये सामने रोशनी किस चीज़ की है, और साथ ही वो रोशनी गायब हो जाती। लेकिन कहते मैं घबराया नहीं। इतना मुझे पता लग गया कि घर में इन चीज़ों का बसेरा है, यहाँ पे इस तरह के मामलात हैं और वो रह रही हैं। लेकिन कभी इस तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया था बच्चों को, वाइफ को, फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो इसलिए मुझे भी टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा इट्स ओके, रहते रहे। कुछ अरसे के बाद जो मेन एक वाकया हुआ, वो कहते हैं जो मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सका और बड़ा खौफनाक हुआ। वो कहते हैं मुझे जाना था लाहौर से, तकरीबन बॉर्डर के करीब ही है, एक छोटा सा देहात है, उसका नाम है पठान नाला। ये रियल नाम है, बहुत सारे लोग उससे जानते होंगे। अब मुझे वहाँ पे पहुँचना था, फैमिली है वहाँ पे भी उनकी, और मामला कुछ इस तरह का हो गया कि सुबह मुझे हर सूरत में वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। मुझे कॉल आई कि तुम एक कोशिश करो, आज जरा काम से छुट्टी करो और जल्दी रवाना हो जाओ। रात होने से पहले पहले, तकरीबन तुम दिन कोई 3-4 बजे 5 बजे तक वहाँ से निकल आओ और अंधेरा होने से पहले पहले तुम पहुँच जाओ। सुबह ये वाला काम जो है करना है। काम ज़रूरी नहीं है मैं इसको बताऊँ। मैं कहते अपनी जॉब में इस तरह बिजी हो गया कि मुझे टाइम का पता ही ना लगा, और मैं काम करता रहा। और जब रात हुई और मैं रात का बैठा खाना खा रहा था, मैं याद आया, ओए अल्लाह, मैंने तो जाना था, मैं तो लेट हो गया हूँ। तो मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था जल्दी आ जाना। तो मैंने कहा यार अल्लाह खैर है, मैं रात को ही चला जाऊँगा। मैं अपने काम में बिजी रहा, कुछ दोस्त आगे काम भी था वो मैं करता रहा, और तकरीबन कोई रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बजे तो मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैं रात को ही निकल जाऊंगा। वो जो रास्ता है तकरीबन ये कोई 30 से 40 मिनट लग जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटर बाइक के ऊपर। उनका कहना ये है कि मैंने फ़ैसला किया कि बेहतर है कि मैं सुबह हर सूरत में, वो काम भी बहुत ज़रूरी है और सुबह हर सूरत में वहाँ पे पहुँचना है, तो मुझे याद नहीं रहा और रिस्क लेना ठीक नहीं है, जाना ही पड़ेगा। कहते मैं बाहर निकला, अपना काम ख़त्म किया और बाइक पे मैं बैठा और अल्लाह का नाम लेके मैं रवाना हो गया। सफ़र खामोशी से गुजर रहा था, लेकिन एक बात जो मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी वो थी उन लोगों ने जो मुझे बताया था कि शाम से पहले पहले लोग अपने घरों को आ जाते हैं। उसकी वजह यह है वो वीरान रास्ता है। उस वीरान रास्ते में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है वो होता है डकैती। डाकू रास्ते में आपका रास्ता रोक लेते हैं और उसके बाद गन पॉइंट पे आपसे जो कुछ भी होता है वो ले लेते हैं। कह रहे मेरे अंदर भी यही खौफ था कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन टाइम इतना लेट है, ये ना हो कि किसी ने कोई रास्ते में रोक ले और सीधी कान पट्टी पे रख के कहे भाई निकाल और ये मोटरसाइकिल भी दे दे, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। और उससे बड़ी बात, फैमिली ने सख्ती से जो मना कर रखा था कि भाई लेट नाइट नहीं आना, वो भी नाराज़ होंगे, लेकिन क्या करूं। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है। सोचते सोचते मैं लाहौर से रवाना हुआ, और जब लाहौर ख़त्म हुआ और उस वीरान रास्ते पे मैं पहुंच गया जहां से वो सिलसिला, खौफ का सिलसिला, जो डाकुओं का सिलसिला था, शुरू होता था, वहाँ अब मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं परेशान भी हूँ कि या अल्लाह मैं खैर खैरियत से पहुँचूँ। मैं आ तो गया हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। कह रहे हैं मैं उस रास्ते पे सिर्फ एक अकेला इंसान हूँ जो मोटरसाइकिल बैठा चला रहा हूँ, और उस खामोशी के अंदर आवाज़ है तो सिर्फ मेरे मोटर बाइक की है, और मेरे कानों में किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आ रही। मेरी कोशिश ये है ये वीरान रास्ता जितनी जल्दी हो सके तेज़ी के साथ मैं मुकम्मल करूं। वो रास्ता शुरू में तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, आगे जाके जिग जैग होता है, यानी पहले यूं मोड़ आ जाएगी, फिर आगे मोड़ आ जाएगी, फिर आगे मोड़ आ जाएगी, यूं जिग जैग होता है।
वो कह रहा है कि वो कहते हैं कि मैं जब उस रास्ते पे चला गया और तकरीबन मुझे उस रास्ते पे, वीरान रास्ते पे, कोई 15-10 मिनट के करीब टाइम हुआ होगा, तो बिल्कुल खूब अंधेरे के अंदर सिर्फ एक रोशनी थी, तो मोटर बाइक की जो आगे से लाइट निकल रही थी उसकी रोशनी में मैं आगे सड़क को देख रहा था। सड़क बाज़ जगह पे टूटी भी आती थी तो मुझे ज़रा स्लो करना पड़ता था। वो कहते हैं कि मैं जब उस सड़क पे जा रहा हूं तो मुझे सामने से नज़र आया कोई खातून है जो बिल्कुल साइड पे खड़ी है और हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। वो कहते हैं पहली मैंने कहा मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बहुत ही नफीस केयर करने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत की केयर करने वाले हों, तो ये चीज़ उनमें भी कूट कूट के भरी है। जब उन्होंने देखा कि एक औरत है रात के टाइम इस तरह हाथ दे रही है, तो उन्होंने दूर से देख लिया उसको खड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता बाइक स्लो करनी शुरू कर दी कि एक इंसान, और वो भी औरत जिसको रात को कोई हेल्प की ज़रूरत है, वो यहाँ पे मौजूद है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पूछना चाहिए वो हाथ का इशारा क्यों दे रही है, अल्लाह खैर करे, वो किस परेशानी में है, किस मुसीबत में है। वो कह रहे मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब उसके करीब गया, तो वो अभी मैं उसके करीब पहुंचा ही था, तो बिल्कुल उसी इलाके में रहने वाले जिस तरह के लोग हैं, जो गांव से था, उसी तरह के उसके कपड़े थे और उसी तरह का उसका हुलिया था। और उसने मुझे कहा पुत्र भाई मुझे भी, मतलब बूढ़ी नहीं थी वो, एक जवान सी ही थी, बहुत जवान भी नहीं, तकरीबन कोई 40-45 साल की, इस तरह इशारा किया कि मुझे भी साथ लेते हुए चलो। तो उन्होंने कह रहा है मैंने रोक लिया, उनसे पूछा आपने कहाँ जाना है, तो उन्होंने भी उसी गांव का नाम लिया जिस गांव के अंदर मैं जा रहा था। तो कहते मैंने उनसे पूछा कि आप रात, क्योंकि एक तहकीक भी तो ज़रूरी होती है, पढ़ा लिखा बंदा एक कम से कम ये भी तो कोशिश करता है, रात का पहर है, किसी औरत ने मुझे रोक लिया है, यहाँ पे डाकुओं का भी ख़तरा है और यहाँ पे डकैती भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, एक औरत मौजूद है, कैसे आप उसको बिठा सकते हैं। तो मैंने उससे कहा बीबी ये बताएं कि आपने जाना तो उधर है ठीक है, लेकिन आप इस वक्त रात के टाइम क्या कर रही हैं। तो उसने कहा है जी एमरजेंसी पड़ गई थी, एमरजेंसी में मुझे घर से निकलना पड़ा और मैंने किसी से लिफ्ट मांगी थी। जब मैंने किसी से लिफ्ट मांगी थी तो उन्होंने यहाँ से नीचे, ये जो रोड देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जाना था। तो मैं मतलब शहर गई हुई थी, वापस आई, जो जिनके साथ मैं आई थी वो हमारे जानने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया। और मुझे हैरत ये हुई कि मुझे बुरा भी लगा कि जिस जगह पे उतार रहे हैं मुझे कैसे आगे पहुँचूंगी। तो मुझे कह के गए तुम यहाँ रुको, मेरा घर है इधर, मैं छोटा सा काम करके आता हूँ, तुम्हें मैं लेके जाता हूँ। कह रहे मुझे ये कहानी इधर उलझी हुई लगी, अजीब सी लगी। मैंने उनको अजीब सी नज़रों से देखा, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई आप रात के टाइम निकली क्यों, शहर गई तो फिर किसी सवारी से क्यों नहीं आई। खैर मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है आप बैठ जाएँ। उन्होंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसी अंदाज में जिस तरह ख़वातीन एक साइड पे होकर बैठती हैं, वो कहते हैं वो बैठ गई। तो मैंने वहाँ पे उनको टोका और पूछा कि आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स और ज़हीन शख्स और नॉलेज रखने वाला, समझने वाला, किस तरह एक औरत की इस तरह की बात में आ रहा है। और वो कह रही है मुझे, उन्होंने कहा मतलब साहब बात ये है, ये जो पिंड के लोग होते हैं ना, ये बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं। मैंने उस वक्त जो बात सोची, मुझे गुस्सा भी आया, वो ये था उसके कपड़ों से, उसके हुलिये से लग रहा था वो बहुत ही गरीब फैमिली से है। और गरीब फैमिली के लोग हमेशा जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो जब वो कहानी सुनाएंगे वो ऐसी ही होगी। मुझे समझ आ गया था कि इसके पास किराया थी नहीं, ये शहर तो गई मजबूरी में, इसके पास पैसे नहीं होंगे या क्या, इसको सवारी नहीं मिली तो बेचारी ये लिफ्ट मांग के आई। ये लिफ्ट देने वाले ने इसको यहाँ तक लिफ्ट दी है और आगे इधर अपना वो चला गया है। ये वो मुझसे कह नहीं रही खुल के कि जी मुझे लिफ्ट यहाँ तक मिली है, और वरना क्लियर बात है उसको लिफ्ट ही वहाँ तक मिली थी और वो बंदा छोड़ के उसको चला गया था। अपना रास्ता था उसका, उसी रास्ते छोड़ के उसने कहा बीबी मैं तो यहाँ तक लिफ्ट दे सकता हूँ। गरीब लोग ऐसे ही करते हैं, वो बड़ी मदद करते रहते हैं गरीबों की। वो उमर दराज साहब तो कहते हैं जी मैंने उनको बिठा लिया और मैं बाइक चलानी शुरू कर दिया। अभी मुझे बाइक चलाए हुए 2 से 3 मिनट हुए थे। वो आराम से बैठी हैं बाइक पे, मेरे शोल्डर पे उन्होंने हाथ रख के सहारा लिया है, बैठी हैं, और उसके बाद थोड़ा फासला रख के मुझसे, मतलब एक ख़वातीन एक बिल्कुल जुड़ के बैठती हैं, वो जान के वो भी थोड़े से आगे हो गए। उस खातून ने भी समझ लिया कि ये परहेज़ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जुड़ के नहीं बैठी, टच होकर बॉडी को नहीं बैठी, थोड़ा सा पीछे होकर बैठी है। और कहते हैं मैंने बाइक चला दी। कहते हैं दूसरा मैंने गियर लगाया, तीसरा गियर लगाया, और फिर बाइक जब मैंने चौथे गियर में लगा दी तो मैं रिलैक्स हो गया कि लें जी गाड़ी अब चलना शुरू हो गई। तो मैंने उसको कहा तुम्हारा नाम क्या है, सॉरी आपका, तुम्हारा नहीं कह रहा, मैंने उनको कहा आपका नाम क्या है। तो पीछे से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर दोबारा से उनको मुखातब किया आपका नाम क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
और आवाज़ जब नहीं आई तो शायद मैंने कहा बाइक पे शोर है और बाइक तेज़ चला रहा हूँ, चौथा गियर लग चुका था बाइक का, तो शायद इस वजह से वो जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने उनको ऊंची आवाज़ में गर्दन मोड़ के पीछे कहा, आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है। और जब मैंने ऐसे गर्दन मोड़ी और ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसी लम्हे दोबारा से गर्दन जब मोड़ी तो मेरे अवसान ख़त्म हो गए, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। अब मेरे दिमाग में पहला खौफ ये आया, कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं डर तो नहीं गई, गिर तो नहीं गई, क्योंकि वो पकड़ के बैठी नहीं थी और हुलिये से भी लग रही थी, गरीब सी औरत है, वो उनको बैठना भी नहीं आता, और जिस अंदाज में वो बैठ रही थी, रात का टाइम है, मैं भी ज़रा डर के बैठ रहा था, मुझे लगा कहीं वो गिर तो नहीं गई। तो मैंने स्पीड स्लो की और इस अंदाज में की कि पीछे मैं मुड़ के देखूं तो वो कहाँ है, कहीं वाकई गिर गई है या क्या हुई है। मुझे आवाज़ नहीं आ सकी क्योंकि मेरे अंदर खौफ तो था कि कोई, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा हुआ था, मेरे घर वालों ने, जो जिनके पास मैं जा रहा था, कि यहाँ पे कोई भी रात को 2-3 लोग खड़े आपको नजर आए तो समझ जाएं कि कोई वारदात होने लगी है, और अगर कोई अकेला मर्द भी खड़ा हो तो आपने नहीं रोकनी। औरत को समझ के, औरत ज़ात को सोच के मैंने रोक लिया था। वो कहते मैंने रोका और मैं इस अंदाज में, अभी रोका नहीं, स्लो स्लो किया कि उसको पीछे देखूं या क्या करूं, मुझे खौफ पड़ गया। लेकिन मैंने जैसे ही बाइक, मैंने कहा यार छोड़ो, मैं किन चक्कर में पड़ गया हूं, रात का टाइम है, कोई परेशानी ना हो जाए। मैंने बाइक जैसे ही स्लो थी, तेज़ करने की कोशिश की तो मुस्कुराती हुई वही औरत साइड पर खड़ी थी, और इस अंदाज में देख के मुझे मुस्कुरा रही थी कि जैसे मुझे ढूंढ रहे हो कि वो पीछे गिर गई है, वो देखो मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। और वो काफ़ी फासले पे थी, तो मैं हैरान, एक लम्हे में समझ लग गया कि ये कहानी कुछ और है। जिस औरत को मैं सोच रहा हूँ पीछे बैठी और कहीं गिर गई है, क्या हो गया है, वो मुझसे पहले आगे मौजूद है, वही कपड़े, वही चेहरा, वही सब कुछ, वही गुर्बत, एक गरीब सी औरत लग रही है, लेकिन तंजिया मुस्कुरा रही है। मैं कहा ले भाई भागो, अब जान बचाओ, ये काम ख़राब है। कहता है मैं फौरी तौर पर डर गया, मैंने बाइक की स्पीड तेज़ की और मैं चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं मदर साहब, जिस बात से मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो असल कहानी सुनाने की वजह है, कहते मैंने आपको पता है मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कहा, वो बड़े जोश में बोले मैं डरता नहीं हूँ। मैं कहा बिल्कुल, मैंने आपको खुद शुरू में कहा आपके लिए चीज़ें बहुत मामूली है, आप डरते नहीं हैं। कहते लेकिन उस दिन मैं भी डर गया था। मैं कहा एक औरत से? कहता नहीं, वो औरत थी, मैंने उसको लिफ्ट दी। मुझे उनका स्टाइल भी थोड़ा सा मैं अपना रहा हूँ, इस तरह बोलते हैं। जब मैं जाऊँगा कहानी सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा मेरी कॉपी की थी, मैं आपकी कॉपी नहीं कर रहा, थोड़ी सा कोशिश कर रहा हूँ आपके स्टाइल में। कहेंगे मैं डरता नहीं हूँ। वो औरत का मसला नहीं था, वो थी सामने आ गई, खैर है। मैं डरा उस वक्त जब मैंने स्पीड तेज की तो मुझे लगा कि मैं अकेला बाइक पे नहीं हूं, मेरे दोनों साइडों से चीजें भाग रही हैं। मैं कहा क्या मतलब? कहते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे, लंबी लंबी सी कोई चीजें थी, काली स्यासी थी, बहुत बड़े बड़े उनके कद थे, इस तरफ भी इस तरफ भी। सेंटर में मैं बाइक चला रहा हूं, क्योंकि दोनों साइडों पे गाड़ियां आती हैं ना तो रोडें टूट जाती होती हैं, मतलब धक्के बढ़ जाते हैं, दरमियान जरा होता है, क्लियर होता है। कहता है मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो वहां पे भी बड़े बड़ी एक ह्योले हैं, काले स्याह साए हैं, और राइट साइड पे भी काले स्याह ह्योले हैं, साए हैं, जो मोटरसाइकिल के साथ उसी स्पीड से बकायदा भाग रहे हैं। मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ और मैंने यूं देखा और मैं हैरान रह गया, बिल्कुल मेरे साथ कोई चीज़ें एक नहीं काफ़ी चीज़ें भाग रही हैं। और दूसरी तरफ मुड़ के देखा तो वहां पे भी सेम ऐसी चीज़ें काली सी भाग रही हैं। पहले मैंने समझा यार मेरा वहम तो नहीं है, कोई शेडो तो नहीं पड़ रहा, लाइट की वजह से, मोटर बाइक की जो हेडलाइट है, जो लाइट आगे फैल रही है, उसकी वजह से कोई इस तरह का शेडो या मसला तो नहीं बन रहा। लेकिन गौर करने पे लगा कि नहीं, क्लियर कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ दौड़ रही हैं। अब मैं चला रहा हूँ, खौफ में घबराया हुआ भी हूँ, टेंशन में भी आ गया हूँ, शदीद परेशान हूँ। लेकिन लेफ्ट राइट भी मैं बार बार उनको देख रहा हूँ, जो ना डरने वाला बंदा है, जो डरता नहीं है, जिसके घर में इतने वाकयात हो चुके थे जो मैंने शॉर्ट से आपको सुनाए, वो कह रहा है कि मैं डरता नहीं। लेकिन उस लम्हे मेरी जान पे बन रही, मेरा सांस बंद हो गया कि या अल्लाह ये क्या है, इधर भी और इधर भी। उनकी तेज ऐसी थी, टांगे नहीं चल रही थी, इस तरह इंसान चलता है तेज तेज भागता है, टांगे मारता है, उनकी टांगे नहीं थी, हवा में जैसे कोई उड़ता है इसी तरह। कद उसी तरह था जिस तरह ज़मीन पे इंसान खड़ा हो, लेकिन ज़मीन से कोई 5 इंच 10 इंच या 1 फुट, मतलब इतना उसने गौर से नहीं देखा उसको कि उड़ता हुआ नजर आया, लेकिन कह रहा है वो ज़मीन पे उसके पाँव टच नहीं हो रहे थे, जैसे कोई उड़ता है इस अंदाज में तेज़ी के साथ दोनों साइड से चीज़ें थी। और वहीं पे ही मजीद मेरी जान निकल गई जब मैंने ऊपर की तरफ यूं देखा तो उसी चीज़ें जो इधर भाग रही थी, लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट भी और राइट भी, उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े जैसे कोई परिंदे होते हैं, बड़े बड़े उनके पर होते हैं,
उनके पर इतने बड़े थे कि वो साइडों पे थे, लेकिन उसके बावजूद टकराते थे उनके पर आपस में। यानी मेरे ऊपर जो वो थे, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे उनके पर टकरा रहे थे। वो इतने बड़े बड़े परिंदे थे। मैंने क्लियर देखा बाइक को चलाते हुए कि इधर भी परिंदे उड़ रहे हैं, इधर भी परिंदे उड़ रहे हैं और उनके साथ वो चीज़ें भाग रही हैं। कहते हैं मेरे लिए परेशानी, घबराहट और टेंशन इसलिए बन गई कि मैं फुल घबरा गया कि मुझे पसीने आने लगे। वो ये था, अब मैं बाइक तेज़ नहीं चला सकता था, आगे रास्ता जिग जैग होने लगा था, ऐसे मुसलसल ऐसे। और जब ऐसे मोड़ सी आती हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, वरना आप गिर जाएंगे, क्योंकि मोड़ आ रही है, मोड़ निकालनी। जिस वक्त कहता है ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, उसी लम्हे वो रास्ता शुरू हो गया और मजबूरन मुझे बाइक स्लो करनी पड़ी है। वो कहते हैं मैंने जैसे ही बाइक स्लो की है तो कहते हैं यकीन माने मेरा बुरा हाल हो गया खौफ से। इधर भी काली स्याह चीज़ें थीं, बड़े बड़ी उनकी मतलब उनके जो जिस्म था, वो कहते हैं जैसे कोई 2 से 3 जिस्म इकट्ठे इंसानों को, मोटे तगड़े कोई इंसान इकट्ठे खड़े हो जाएं और जितना उनकी जिसामत बनेगी उतनी एक चीज़ की जिसामत थी। इस साइड पे भी जो मखलूक थी वो भी ऐसी ही थी जैसे कोई 3 पहलवान इकट्ठे खड़े हों और 3 पहलवानों की जितनी मोटाई बनेगी उस मखलूक की एक की इतनी मोटाई थी। और ऐसे लग रहा था कि एक एक नहीं भाग रहा, मैं गिन नहीं सकता था, लेकिन जहां तक मैं देखता था इस साइड पे भी ऐसे वही मोटे मोटे वही ह्योले ही ह्योले थे और इस साइड पे भी वही मोटे मोटे थे। लेकिन फ़र्क ये था, जो मैंने घर के अंदर काला स्याह साया देखा था वो इस तरह का था कि उसके आर पार पे भी मैं देख सकता था। अक्सर मैंने आपको भी प्रोग्रामों में दिखाया, बहुत सारे ह्योले ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप के, काला स्याह उनका रंग होता है, लेकिन उसके आर पार भी आप देख सकते हैं। कहते हैं मैंने जो घर में भी देखा था उसके मैंने आर पार देखा था। वो एक इस तरह का ह्योला था कि भारी भरकम नहीं था, धुआं टाइप सा था, लेकिन उसके आर पार नजर आता था। ये जो भाग रहे थे ये इंसान नहीं थे, इनकी जिसामत इतनी काली स्याह थी जैसे कोई काला हबशी हो, काले हबशी, शदीद काला स्याह हबशी हो। उनके जिस तरह के जिस्म होते हैं काले स्याह, उस तरह के इनके वजूद थे, बाकायदा तौर पे वजूद थे। ये धुएं नहीं थे और इंसान इसलिए नहीं थे कि उनकी जिसामत इंसान के बराबर हो ही नहीं सकती। 3 मोटे पहलवान अगर कहीं इकट्ठे जुड़ के खड़े हो जाएं, यानी कि कमर तीनों अपनी जोड़ लें, इस तरह कमर जोड़ लें तीनों, तो कितने मोटे हो जाएंगे। मैंने कहा वो तो शायद ये जो मैं जिस झूले पे बैठा हूँ इससे भी बड़े। तो उनका कहना था वो इससे भी बड़े जिस्म थे, तो कैसे इंसान के जिस्म हो सकते हैं। और उनके बाकायदा तौर पे जिस तरह एक इंसान भागता है डार्क कलर का, शदीद ब्लैक कलर का इंसान, उस तरह मोटे मोटे बहुत ही बड़े उनके जिस्म थे। हाथ नहीं थे, टांगे नहीं थी, लेकिन गोल गोल चेहरे थे उनके, क्योंकि अब जिग जैग आ चुका था और जिग जैग पे उनके मैं चेहरे देख सकता था, क्योंकि मुझे स्लो करना पड़ा और स्लो करके मैं देख सकता। उनके जो गोल चेहरे थे, जितना बड़ा उनका जिस्म था उतने ही बड़े बड़े गोल ऊपर सर जैसे रखे होते, गर्दन नहीं थी, जुड़े हुए हमारे जो एक गर्दन है, गैप आता है थोड़ा सा गर्दन का और सर का, वो ऊपर जुड़े हुए थे, उनमें गर्दन नहीं थी। बड़े बड़े सर थे और उन सर में एक चीज़ थी और कुछ भी नहीं था, ना ही होंठ थे, ना ही आंखें, ना ही नाक था, ना ही कोई और हिस्सा था, सिर्फ था तो 2 बड़ी बड़ी आंखें थी जो उस बड़े से चेहरे के अंदर मौजूद थी। और वो दोनों आंखें जिस तरह इंसान की यूं आंखें हैं, वो यूं नहीं थी, वो यूं आंखें थी, यानी ऊपर की तरफ ऐसे खड़ी। हमारी ऐसे आंखें, हम ऐसे पलके झपकते हैं, वो ऊपर की तरफ ये थे, वो पलके यूं झपकते हैं जिस तरह। उनकी 2 खड़ी खड़ी ऐसे आंखें थीं और बहुत बड़ी बड़ी थी। जितना बड़ा उनका चेहरा था उतनी बड़ी ही उनकी सिर्फ उस पूरे चेहरे के ऊपर 2 आंखें थीं। इमेजिन कीजिए वो कितना खौफनाक होगा, जिसकी जिसामत तकरीबन कोई आप कह लें 6 फुट चौड़ा जिस्म हो और उस 6 फुट या 5 फुट भी लगा ली, 6 फुट लगा लिए, 6 फुट चौड़ा जिस्म हो और उस 6 फुट चौड़े जिस्म के ऊपर एक 6 फुट जितना गोल सा फुटबॉल की तरह मुंह हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे 6 फुट पे ऐसे बड़ी बड़ी, नहीं चेहरा तो 6 फुट का नहीं था, चौड़ाई उसकी 6 फुट की थी, चेहरा होगा उसका कोई 1.5 फुट का, 2 फुट का। उस एक 1.5 फुट का जो चेहरा था, उस 1.5 फुट के चेहरे के ऊपर 1.5 फुट की बड़ी बड़ी आंखें हों, जो वो इस तरह भी नहीं और ऐसे वो झपक रहे हों। और कहता है जो आंखों में एक चीज़ मैंने देखी थी वो ये थी, वो रेड कलर की आंखें थीं, लेकिन उनके अंदर जिस तरह इंसान का ये ब्लैक होता है, ये भी बिल्कुल ब्लैक था। लेकिन एक चीज़ जो अजीबो गरीब थी, जो इंसानों में और हमें, एक तो आंख इस तरह हो गई, मतलब सीधी नहीं, वर्टिकल हॉरिजेंटल वाले वो है ना, तो ऐसी नहीं, ऐसी थी,
लेकिन उसके अंदर जो एक अजीब सी चीज़ थी, वो बड़ा सा उसका जो मैंने देखा जब वो आँख खोलते थे, वो भी कहते हैं आज भी मुझे याद है क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, मेरे बिल्कुल करीब थे और उनको मैंने देखा था। जब वो आँख खोलते थे तो वो जो आँख का हमारा ये गोल सा बना हुआ है, उनका जो गोल सा था ये ब्लैक था, लेकिन इसके अंदर भी वाइट प्लस की तरह का एक निशान था। कहते हैं ये मुझे आज भी याद है, क्योंकि आप यूँ सोचिए ना 1 फुट 1.5 फुट बड़ी आँख हो, 1 फुट लगा लें, मेरा गेस है, उन्होंने तो एक हाथ के अंदाजे से बताया था कि इतनी बड़ी, यानी यूँ आप समझ लीजिए इतनी बड़ी एक आँख है और वो ऐसे खुल रही है, बंद हो रही है, तो उसके अंदर जो इतना बड़ा वो कह रहे हैं वो उसका वो ये अदसा था, ये ब्लैक वाला, तो इसके अंदर हमारा टोटली ब्लैक है, वो था ब्लैक, लेकिन उसके अंदर वाइट कलर का एक प्लस बना हुआ था और वो इतना भयानक सा था, प्लस था या प्लस से मिलता जुलता था, वो इतना भयानक था। वो जब ऐसे अपनी आँख खोलते थे तो कहते हैं यकीन माने मेरी जान निकल जाती थी। उनके जो पाँव थे वो ज़मीन पे नहीं थे और अब जब स्पीड स्लो हो रही थी, जो मेरे साथ तेज़ तेज़ उड़ रहे थे, भाग रहे थे, अब वो स्पीड स्लो होने की वजह से जिग जैग हो रहा था। तो अब मैंने देखा कि आराम से क्लियर मैंने देखा कि अब वो जो पहले भागते हुए मुझे महसूस हो रहे थे, उनके ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं थे, ज़मीन से तकरीबन 3 इंच लगा लें, 4 इंच लगा लें ऊंचे उनकी बॉडी थी, टांगें थीं, लेकिन नीचे पाँव नहीं थे। बिल्कुल सीधी जिस तरह टांग जाती है ऐसे दोनों टांगें थीं, उनके ऊपर पाँव वगैरह नहीं थे और वो ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे। ये भी मैंने गौर से देख लिया था। कहते हैं ये नहीं होता कि आप रोक के, मैंने कहा आपने क्या रोक के देखा? कहते नहीं, इतनी जुर्रत किसी इंसान के अंदर नहीं होती कि रोक के उसको देख सके। मैं तो तेज़ी के साथ गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि ज़िगज़ैग आ गया और मुझे स्लो करना पड़ा, तो मेरी जो निगाह पड़ी वो पाँव जो थे ज़मीन से ऊपर थे, 4 इंच लगा लें, 5 इंच लगा लें, लेकिन पाँव नहीं थे, सिर्फ टांगें नीचे की तरफ जा रही थी और उनके बाजू भी नहीं थे। अब मैंने टांगें देखी, जब वो तेज़ भाग रहे थे उस वक्त मुझे लगा उनकी टांगें भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अब मैंने गौर किया स्लो हुए तो उनके बाजू नहीं थे, टांगें उनकी थी। उस वक्त तेज़ी में मैंने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ ये था, ये बलाएँ हैं जो चीज़ें मेरे से उड़ रही हैं। अब जब इनको मैंने क्लियर देख लिया, ये बलाएँ मेरे साथ हैं, तो उसी लम्हे जो मेरी निगाह पड़ी, वो जो ऊपर उड़ रहे थे अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन वो मेरा वहम नहीं हो सकता, जिस वक्त तेज़ी के साथ मैं बाइक चला रहा था और ये लेफ़्ट राइट दोनों मेरे भाग रही थी ये सारे, और एक नहीं था ये कई थे, तो उस वक्त उन परों को, उन बड़े बड़े वो परिंदों को मैंने देखा था जो ना सिर्फ उड़ रहे थे बल्कि उनके उड़ते हुए पर आपस में टच हो रहे थे, और जिस तरह पर फंसते हैं बकायदा ऐसे फंसने का वो आवाज़ भी आती थी, तो मेरा वहम नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे मैंने उनको इस तरह देखा और जब स्लो हो गया तो वो नहीं थे, ये मौजूद थे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं डर गया, अगर मैं खौफ में आ गया तो ये मखलूक मुझे मार डालेगी। मुझे खौफ में नहीं आना, मुझे डरना नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं मैं बाइक चलाता रहा, मैं चलाता रहा और घबराया नहीं, मैं पढ़ सकता था जो पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं चलाते जब जिग जैग से निकल आया और सीधा रास्ता शुरू होने लगा, तो उसके बाद जैसे ही मैंने दोबारा से स्पीड शुरू की, तेज़ चलाया बाइक को, तो वही परिंदे जिनको मैं वहम समझ रहा था और सोच रहा था वो कहाँ गए, वो दोबारा से मेरे सरों पे मौजूद थे। जैसे ही मेरी स्पीड तेज़ हुई वो दोबारा से मेरे सरों पे उसी तरह वापस आ गए। अब मैंने उनको गौर से देखा, कहीं वहम है या नहीं है। कहते हैं उनकी बहुत लंबी सी चूंचें थीं, चूंच जो होती है बहुत बड़ी बड़ी थीं, उन परिंदों के साइज़ से भी बड़ी उन दोनों की, वो कोई तकरीबन, मैंने जो गौर किया उस वक्त मुझे जो 2 नज़र आ रहे थे, उनकी जो चूंच थी वो उनकी जिसामत से भी बड़ी चूंचें थी दोनों की, पर बहुत बड़े बड़े थे और वो बहुत बड़े बड़े परिंदे थे। मैंने इस तरह का परिंदा ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। कह रहे हैं खैर मैंने अब बाइक जितनी भगा सकता था, परिंदों का वहम भी ख़त्म हो गया कि वो गायब हो गए हैं या थे या नहीं थे, इसका मतलब वो हैं, वो अब आ गए थे वापस, और मैंने बाइक भगा दी और मैं भगा दी यहाँ तक कि मैं बिल्कुल उस गाँव में दाखिल हो गया और मैं रुका नहीं, और बड़े सा गेट के सामने जाके मैंने ब्रेक लगाई और जब मैंने गेट खटखटाया तो वो लोग भी परेशान हो गए। टाइम 1:30 बजे का हो चुका था और थोड़ा सा बार बार मैं गेट खटकाए गया, वो परेशान भी हुए, ऐसा ऐसा उठने शुरू हो गए सारे, वो आके उन्होंने दरवाज़ा खोला। बाहर वो कह रहे हैं उन्होंने वो बनाया हुआ था, भैंसों का सारा बहाना साना बनाया हुआ था, आगे उनका घर था। तो मुझे देख के जब उन्होंने गेट खोला, वो सोए हुए थे, उन्होंने कहा तुम इस वक्त कहाँ से आ गए? मैंने कहा यार दरवाज़ा तो खोलो, अंदर तो आने दो, बाद में सवाल जवाब करना। मैंने जल्दी से बाइक अंदर की और जाके बाइक खड़ी की, जब तक बाकी भी घर वाले जाग गए और मुझसे पूछे कि ये सारे हैरान थे तुम इस वक्त कैसे आ गए। तो मेरी हालत ऐसी हुई थी, मैं डरा हुआ था, पसीने से शराबूर था, लेकिन मैंने उसी वक्त अपने ऊपर कंट्रोल किया और मैंने कहा यार इन लोगों को बताया और इन लोगों को मेरी सिचुएशन का पता लग गया कि मैं खौफ में हूँ, तो यार ये अच्छी बात नहीं होगी।
मैंने उनको कहा कि बस, वो कह रहे हैं परेशान लग रहे हो, तुम्हें मना भी किया था, तुम आए इस वक्त किस तरह हो, ये तो ख़तरनाक रास्ता है, इस वक्त तो कोई आता नहीं। मैंने कहा हाँ बस बेवकूफ़ी होगी तभी तो मैं परेशान हूँ, इसी वजह से घबराया हुआ हूँ, ऐसे पता नहीं क्या रास्ता है, अजीब सा रास्ता है, मैं बंदा डर ही जाता है, बंदे ये वो। उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ो बस, मुझे अभी सोने दो, मैं थका हुआ हूँ। और मैंने इस तरह की सिचुएशन की यार सुबह तक सोच के इनको कोई जवाब दूंगा, अभी तो फिलहाल सो जाऊँ। तो मैं गया और जाके लेट गया, और जब मैं सुबह उठा फ्रेश हो गया तो मुझे पता था मुझसे सवाल जवाब होंगे। तो मुझे उन्होंने कहा हाँ अब बताओ क्या हुआ है। तो मैंने कह रहा उनको एक कहानी सुना दी ऐसे कि झूठ भी ना बोलूँ और इधर तरीके से बता दूंगा, यार ये हो गया था, वो हो गया था, ऐਵੇਂ ही परेशान था, ये था इसलिए, बाकी रात को आया लेटना नहीं आना चाहिए था, आप लोगों ने ठीक कहा था तो मैं आ गया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताइए, आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी जो साइड पे भाग रही थी, परिंदा भी देखा था, आप माशाल्लाह डरने वाले नहीं हैं, आपके घर में इतने वाक़यात जो हो चुके हैं, तो फिर आप कहते हैं मैं डर गया, क्या वाकई आप डर गए थे? तो एक बड़ा सा कहका लगा के हंसते रहे और मुझे कहते यार मैं एक इंसान हूँ, पता नहीं तुम मुझे क्या से क्या बना देते हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मेरे घर में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी ना, और मैं इनको कहता था मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, अच्छा वो बात पूरी नहीं बताते, ये वाला जो वाक़या था इन्होंने मुझे पूरा सुनाया, मतलब सीक्वेंस के साथ सुनाया। घर की जो बातें बताते हैं वो इस तरह नहीं कि पूरा सीक्वेंस सुनाए। तो उस वक्त कहते हैं कि यार मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं इनको कहता हूँ कर लो जो करना है, और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, और छोड़ो, वो अभी भी कोई बात हो, कोई परेशान हो, और कुछ नहीं होता, खैर है, छोड़ दो, मतलब वो टेंशन नहीं लेते हो, मतलब रिलैक्स करते हैं लोगों को, केयर करने वाले अंदाज में। कहते हैं घर में भी जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मैं टेंशन नहीं ले रहा था, और खैर है कुछ नहीं, मैं इनको कह देता इस मखलूक को, मैं जो कई दफ़ा नज़र आने शुरू हो गए थे। लेकिन कहते एक वाक़या इस तरह का हुआ था जो मुझे याद पड़ा, क्योंकि रात को जब मैं डर गया उस रात ये कुछ हुआ, और मैं जाके जब लेट भी गया तो कह रहा है मुझे नींद थोड़ी आनी थी उस रात, या मैं जाती सो थोड़ा गया। हुआ ये था, मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया, घर में ये मामला चल रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था, मैं डरता शरता नहीं था, मैं कहा ये वो, मेरी एक तबीयत इस तरह की है, मैं देख भी चुका था, महसूस भी कर चुका था, मुझे आवाज़ें भी आ गई थी, शक्लें भी नज़र आ गई थी। तो कहता है एक दफ़ा इसी तरह मुझे एक ह्योला नज़र आया था, मैं कहता है छत पे खड़ा था और फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, तो मुझे एक ह्योला नज़र आया इसी तरह का क्लियर। तो मैं फ़ोन पे इधर बात करते करते मेरी बात ख़त्म हो गई, तो वो मेरे सामने आके रुक सा गया। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी वाकई ऐसी है जो जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। कह रहे मैं बात करते करते वहाँ पे खड़ा हो गया, तो वो ह्योला सा आके मेरे सामने रुक गया, और इतनी देर में मेरी कॉल भी बंद होगी, मैंने देखा वो ह्योला सामने रुका हुआ है। तो कहते हैं मैंने उस वक्त जो जुमले कहे थे वो मुझे आज भी याद है, शायद उस वक्त रात को डरते हुए मैंने सोच के उसको कहा था, और मैंने कहा जब दफ़ा हो जा, मैं तुझे तेरे बड़ों के भी चंडे मारूंगा, और पंजाबी स्टाइल में ना, मैं तेरे बड़ों को भी चंडे मारूंगा और तुझे भी चंडे मारूंगा, होगे तो तुम होगे, दफ़ा हो यहाँ से। और मैंने कह रहा है उनको को बदतमीज़ाना लफ्ज़ भी अदा किए थे, मैं तुमसे ना डर रहा हूँ ना तुम्हारी नस्लों से डरता हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता, निकलो यहाँ से। वो हैं इस तबीयत के। जो माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम मुँह से निकलने लगा था कि आपकी हर बात को मैं बताने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैंने उनको बुरा भला कहा था, बहुत बुरा भला, और उनके बड़ों तक को कहा था तुम्हारे बड़ों की भी फलां हो, तुम्हारी फलां को जो पूरा पिंड ले आओ तुम, मैं तुमसे ना डरा हूँ ना डरता हूँ, निकलो यहाँ से। वो कहते हैं मेरा स्टाइल थोड़ा सा उस वक्त शायद ऐसा तकब्बुराना नहीं था कि मैं गरूर में था, नहीं ऐसा नहीं था, वो गरूर वाले नहीं है, लेकिन वो जब गुस्सा करते हैं तो उनको गुस्सा शदीद आता है असल में। उनको मैंने भी कहा गुस्से को कंट्रोल करें, आपका गुस्सा नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो कह रहा उस वक्त मैं गुस्से के मूड में आ गया, तो गुस्से के मूड में मैंने उनको इतना कुछ सुना दिया था, इतना कुछ, तकब्बुर में नहीं, गरूर में, इतना कुछ सुना दिया गुस्से में, तो तुम क्या ये ड्रामा लगा रखा है, मेरे घर में बच्चे हैं, ये वो है, निकलो यहाँ से, तुम्हारा फलां फलां फलां। कहता है उस रात शायद मुझे लगा कि मैंने जो बुरा भला कहा था, उनके पूरे ख़ानदान को कहा था, तो शायद वो इसी वजह से मेरे करीब इस तरह इतने भाग रहे थे कि उनका मकसद मुझे डराना था कि ये जो डरता नहीं है, इतना इनको क्लियर नज़र आया है, उसके बावजूद भी वो डरता नहीं है, बल्कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसी बड़ी बड़के मारता है और इस तरह की करता है। तो हम भी देखें ना इसके अंदर कितना पानी है। तो वो कहता है शायद मेरी जो इस तरह की बातें थी, तो उस दिन वो उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं डरा भी शदीद हूँ, लेकिन एक बात है कि अगर मेरी जगह पे कोई इल्म वाला, पढ़ाई करने वाला, नॉलेज रखने वाला, नूरानी इल्म या कोई भी इस तरह का इल्म करने वाला होगा, उसके लिए तो आम सी चीज़ है, लेकिन मेरी तरह का कोई और शख्स होता तो वो गिर जाता, वो डर जाता, वो बेहोश हो जाता, वो इस तरह बाइक नहीं चला सकता था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं डरा, बहुत घबरा गया, मुझे पसीने छूट गए, अल्लाह अल्लाह किया मैंने, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन उसके बावजूद मैंने रोका नहीं। ये मेरी बहादुरी है। और जिस खौफनाक अंदाज में वो मुझे दिखाई दे रहे थे, जितने बड़े बड़े परिंदे और जितने बड़े बड़े वो, और यहाँ तक कि मैं बाइक चलाता रहा, उनको देखता रहा, जब स्लो किया मैंने जिग जैग के ऊपर, उनको क्लियर देख भी लिया, उनके नीचे भी देख लिया, वो ज़मीन से ऊंचे हैं, और उसके थोड़ी देर बाद वो परिंदे भी ऊपर आ गए जो इस तरह चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने
स्पीड इस तरह की रखी कि फिर इनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि जब जिग जैग से पहले वो मुझे ह्योले नज़र आ गए थे, बड़े बड़े जिसामत वाले परिंदे भी। जिग जैग में मैं पहुंचा जब रास्ता इस तरह का था, उस वक्त ह्योले गायब, वो परिंदे गायब हो गए थे, वो दोनों लेफ्ट राइट मौजूद थे, उनको मैंने क्लियर देख भी लिया था। परिंदों का जो वहम समझ रहा था, जब मैं क्रॉस करके जिग जैग को आगे सीधा जाने लगा तो परिंदों ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया, ऊपर आ गए थे बड़ी बड़ी चूंचों वाले। तो फिर मैंने कहा अब इनकी तरफ क्या देखना, अब जब ज़िंदगी बचानी है तो मुझे बस जाना है, इनकी तरफ देखूंगा जब तक ये नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये मेरे बाइक से मुझे गिरा देते हैं, मुझे धक्का दे देते हैं, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तक ये फिजिकली मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, तो मैंने इनको दिमाग पे अगर सवार किया तो मैं फिर बाइक नहीं चला सकूंगा। तो यही सोच के फिर मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, फिर इनकी तरफ नहीं देखा और सीधा ही आगे चलाता रहा यहाँ तक कि वो घर आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि यार यहाँ पे तो फिर प्रोग्राम करना चाहिए राज चल के। वो कहते हैं अभी भी मैं हाजिर हूँ, अभी कहें मैं आपके साथ जाता हूँ, लेकिन फिर आपको साथ में अपना बंदोबस्त करके आना होगा कि अगर वहाँ पे कोई डाकू और इस तरह के लुटेरे आ जाते हैं तो वो मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो रास्ता बहुत अभी भी वीरान है, रात को इस तरह कोई भी नहीं जाता। मैंने कहा यार उसका तो हम भी शरीफ लोग हैं, उसका तो हम क्या बंदोबस्त करें, एक दो अगर ले भी आएंगे तो वो तो ढेरों ढेर असला लेके खड़े होते हैं, उसका तो हम कुछ मुकाबला नहीं कर सकते उनका, वो तो वाकई हमारे साथ भी मसला हो जाएगा। वरना मैंने कहा मेरी ख्वाहिश ऐसी जगहों पे तो मैं जाना चाहिए और वहाँ पे करना चाहिए। तो ये उनकी कहानी थी जो उन्हीं की ज़बानी है। मेरी आज उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा आपको मैं एक दो और कहानियाँ सुनाऊंगा जो मेरे साथ और भी हुई हैं। ये बाइक वाला उन्होंने सीक्वेंस से सुनाया था, घर वाला वो छोटी छोटी बीच में से बातें कभी बताते थे, वो एक दफ़ा ये भी कर दिया था, वो तो मुझे यूँ भी नजर आए, मुझे यूँ भी नजर आए। अच्छा ये वो झूठ नहीं बोल रहे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है, बाखुदा मैंने उनको जो जुमला बोला था वो ये था कि आपके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी अटैच है, लेकिन आप बहुत पावरफुल बंदे हैं कि आपको उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकी। नुकसान किया है आपका और आपकी फैमिली को, ये मेरे अल्फाज है, आपका और आपकी फैमिली का काफ़ी नुकसान कर चुकी है, लेकिन आप इस वक्त बड़े ब्रेव हो चुके हैं, उस लेवल पे वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वरना जितना वो आपके साथ अटैच है इस वक्त, मैं इसको कहता हूँ एक्सट्रीम लेवल, और आपके साथ एक्सट्रीम लेवल पे अटैच है। जब ये एक्सट्रीम लेवल पे अटैच होते हैं तो इंसान को शिद्दत के साथ गुस्सा आ जाता है, उनकी तबीयत भी ऐसी है, उनको शदीद गुस्सा आ जाता होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को फिर पी जाते हैं, कंट्रोल कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन तबीयत वही है जलाली उनकी, उसी नेगेटिव एनर्जी के से। तो वो जो कह रहे हैं मेरे घर में महसूस हुआ और मेरे साथ इस तरह की चीज़ें भाग रही थी, वो तो 110% मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ उन्होंने महसूस ये सब कुछ क्लियर देखा। उसकी रीज़न उनके साथ इतनी शदीद नेगेटिव एनर्जी अटैच है कि जब इतना पावरफुल बंदा हो, मजबूत दिमाग का मालिक हो, मजबूत दिल का मालिक हो, तो उसको डराने के लिए भी कोई एक शैडो डरा नहीं पाएगा या एक कोई आम नहीं डरा पाएगा। उसको डराने के लिए भी वाकई जिस तरह की वो मखलूक आई थी, इस तरह की मखलूक आनी चाहिए। मैंने उनसे सवाल पूछा औरत के मामले में, आपने उसको लिफ्ट दी और गायब हो गया, तो वो हंस पड़े और मुझे कहते हैं यार मदर भाई आपकी भी फील्ड वही है, मेरी भी है, ये हम तो अल्लाह के ऊपर छोड़ के इस तरह के काम करते हैं कि यार अल्लाह के हवाले, जब आपको भी पता है आप भी इस तरह करते हो, जब निकलते हैं ना ऐसे सफ़रों पे तो इंसान से डरते हैं। बाकी एक डर ये होता है कि यार कोई खातून कोई बच्चा कोई मिल जाए, किसी की मदद कर सकें। पता होता है हमारे साथ भी डकैती हो जाएगी, पता है हमारा भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये एक दिल में भी होता है, वो ऊपर वाला देख रहा है ना, तो उसी ने अगर मुझे ही इसका सहारा बनाया, मैं इस लायक कहाँ हूँ, तो चले यार मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो अपने खौफ खदशात साइड पर रख के इसलिए मैं मदद करने को तैयार हो जाता हूँ। मुझे भी पता है मेरे साथ, मैं अपनी अब बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे डर था कि ये ख़तरात हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हेल्प करने की कोशिश की और नुकसान उठाया। मेरे साथ कई दफ़ा डकैती हो चुकी है मेरे साथ, और किस बात पे हुई है, मदद करने के लिए आगे बढ़ा था और उन्होंने निकाल लिया जो रखा हुआ था, निकालो सारा कुछ। तो वो भी इस नीयत से रुक गए, वरना कोई भी ऐसे वीरान रास्ते पे औरत को देख के नहीं रुकेगा। मैं ये सोचता हूँ वो औरत सबको हाथ दे रही है और सब यही सोच के भागे जा रहे हैं कि कौन इस वक्त रुके, और रात का टाइम है, ख़तरनाक है, तो कोई अल्लाह का वली ही रुकेगा ना, कोई अल्लाह का नेक बंदा रुकेगा ना, जो इस ईमान की ताकत पे रुकेगा कि यार अल्लाह मालिक इस बेचारी को भी तो हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए वो शख्स भी रुक गया कि यार क्या मैं भी नहीं रुकूंगा, तो इस पर कौन आएगा जो उसकी मदद करेगा एक औरत की। अगर उनके दिमाग में ये होता पहले से कि औरत नहीं, कि वो है जिनात में से है, तो वो यकीनन वो मदद ना करते। लेकिन हुलिया गेटअप कपड़े और सारा कुछ इस तरह का था जैसे एक गाँव की बिल्कुल औरत होती है, तो कहते हैं इसलिए मैंने उनको हेल्प दे दी। जो मैंने प्रोग्राम किया, मैं अगर आप कहेंगे उमर दराज भाई से, मैं कह के उनका नाम तो उमर दराज नहीं है, उन्होंने कहा ये लिख दे, उनके फैमिली का ही नाम है, तो उनकी और वाक़यात उनके साथ जो हुए हैं जेन्युइन, अभी भी उनके साथ ये चीज़ें अटैच हैं। और अब मैंने उनको कहा है कि मैं थोड़ा सा वक्त निकालूँ, मैं इंशाल्लाह आपको पानी भी पढ़ के देता हूँ और चीज़ें करके देता हूँ, ये चीज़ें आपके साथ चली जाएंगी, ये मेरा वादा है। तो अगर आप कहेंगे तो उनसे मज़ीद कुछ सीक्वेंस है वो इंशाल्लाह वो भी मैं पूछ लूँगा और वो भी मैं आपको सुना दूँगा।
जो मैंने इस दफ़ा प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह इस तरह के कुछ प्रोग्राम मैं सोच रहा हूँ, मैं जब जा रहा हूँ राजनपुर रिकॉर्डिंग के लिए, जो जगह हैं जिनको मैंने क्लियर करना है, तो वहाँ पे टीम साथ होगी। डर एंड में ये पड़ गया था कि अगर वो कैमरा गिर गया, मैं ना पकड़ता तो ज़मीन पे गिर जाता, वो साइड पे टेबल रखी थी उसी के साथ टच हो गया। तो कैमरा मैन जब कैमरा पकड़ लेता है ना, फिर डर नहीं होता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। बच्चे थे जो पहले पहले मेरे सामने आए थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैंने कैमरे को बंद कर दिया और अकेला था, और कहानी आपको पूरी इसकी एक दफ़ा सुनाऊंगा, एक पूरा वाक़या हुआ था निकालते हुए, जो इस दफ़ा हुआ मेरे साथ। पहले पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया इस अंदाज में कि छोटे छोटे बोने जिनको हम कहते थे, बच्चे सामने आ गए थे, और उनके सामने आने की वजह भी ये थी कि मैं मार ना सकूँ, उनको जला ना सकूँ। क्योंकि जब उन्होंने कैमरे को गिरा दिया बाकायदा तौर पर, मैंने कहा सामने आए क्लियर, तो कैमरा गिर गया, जिस तरह अभी भी ट्राईपोड पर ये कैमरा रखा और नीचे गिर गया ये, तो मुझे पता लग गया कैमरा टूट जाएगा। तो कैमरा बंद, और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अभी पढ़ते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे थे, तकरीबन 5 से 6, 2-3 अंदर थे और कुछ मुझे बाहर ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने गिनती नहीं की। 5-6 से मुराद ये है 3-4 कह लें, एग्जैक्ट गिनती भी नहीं मुझे पता। वो जो अंदर मौजूद थे कुछ बच्चे थे, बाहर ज़्यादा लग रहा था। प्रोग्राम में भी आप आवाज़ सुनेंगे तो बच्चा मुसलसल मेरी आवाज़ का जवाब भी दे रहा है। उसने जी में भी आवाज़ का, और भी क्या आप साइन दे सकते हैं, तो उसने कहा था जी, जो रिकॉर्ड हुआ, और इस तरह की बातें भी रिकॉर्ड हुई। तो जब वो बच्चे मुझे इस तरह के नज़र आए और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद फिर ये होता है कि इस वक्त रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी, और पता तो है, और मैं कोई पहली दफ़ा इस तरह की पढ़ाई थोड़ी कर रहा हूँ, ज़िंदगी होगी इस तरह के काम करते हुए। तो फिर मकसद ये होता है इनको भगाना, लड़ना नहीं। हाँ, अगर आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, फिर और पढ़ूंगा, लड़ाई की तरफ नहीं होऊंगा। पहले पढ़ूंगा कि ये सामने है, 4-5 बच्चे हैं, तो 8-10 हो जाएं, 15-20 हो जाएं, बड़े भी आ जाएं तो नज़र आ जाएं। बच्चों को जब मैंने देख लिया तो मुझे समझ लग गया था अब ये सामने आना शुरू हो गया। अब मैंने उनको देखना तो था नहीं, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा थोड़ी देख रहा था, कई दफ़ा ज़िंदगी में देखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे इस शक्ल में आते हैं। वो इस तरह लगेगा कि जिनके बच्चे नहीं हैं, वो लगता ऐसे है, बोने आपने देखे होंगे, सर्कस के अंदर मौजूद होते हैं, मूवीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे जो बोने होते हैं, होते वो बच्चे नहीं हैं, होते वो शक्लो सूरत जो होगी, उनके हाथ तो छोटे छोटे होंगे, पाँव भी, चेहरे से लगेगा कि ये तो अच्छी खासी उम्र का बंदा है, लेकिन उसका कद बहुत छोटा होगा, बोना होगा। ये होते हैं तकरीबन 2 से 2.5 फुट के। ये इस तरह फिरते हैं, जब ये फिरते हैं तो इसका मतलब है ये सामने आ गए। अच्छा, ये चलते कैसे हैं? जैसे पिंगुइन चलती है इस तरह, यूं 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 करके चलती है ना, वो इस अंदाज में ऐसे ऐसे करके ये तेज़ तेज़ चलते हैं। और जब वो तेज़ तेज़ सामने चल रहे थे, सामने आ गए थे, तो मैं समझ गया था कि अब जब इस तरह प्रैक्टिकली भी सामने आ गए हैं, तो ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, इशारों में बताता हूँ। फिर हमें अपने आप को सेव करना होता है कि बस इसको और पढ़ो, इनको रोक दो। अगर रिकॉर्डिंग करना मकसद होगा तो फिर रोकूंगा नहीं, फिर कोशिश करूंगा इनको और आने दो, इनसे बात भी करूं, इनको रिकॉर्ड भी करूं और आपको भी दिखा सकूं। लेकिन जब क्लियर करना मकसद है तो फिर वहीं पे जल्दी जल्दी पढ़ना, जब ये सामने आ गए हैं तो अब इनको निकालो, वरना अटैक हो जाएगा, चीज़ें उठा के फेंकते हैं, आपको मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो फौरी तौर पर मैंने वहाँ पर दायरा कड़ा लगाया और दायरा कड़ा लगा के जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया, इस अंदाज में कि जितनी जल्दी हो सके इनके साथ में हम कलाम हूँ और इनको यहाँ से निकालूँ। और वहाँ पर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं उनसे हम कलाम हुआ, और हम कलाम होकर उनको मैंने कहा कि आप यहाँ से जाएं। जो मैं हम कलाम हुआ तो मुराद ये, उन्होंने क्लियर इस तरह जवाब नहीं दिए। जवाब किस तरह वो दे रहे थे, जिस तरह मैं चाहता हूँ आप ये कर दें, अगर आप ये चाहते हैं तो इसको हिला दें, तो उसको हिला दिया, इसका मतलब है मेरी बात मान ली। अगर आप मेरी ये बात मान रहे हैं तो ये कला काम कर दें, तो वो वाला काम कर दिया। इस तरह उनके साथ मैंने हम कलाम हुआ और वो राज़ी हो गए। और जब हो गए तो मैंने कहा आप इस जगह को क्लियर कर दें, तो उस जगह को उन्होंने क्लियर कर दिया। मैं राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मसरूफ़ हूँ और वहाँ पे तैयारियाँ कर रहा हूँ, सामान परचेज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई जाना है तो परमानेंटली एक होता है, जिस तरह मैंने उस तरह नहीं किया उनको, लेकिन उन्होंने मान गए थे जाने को। मैंने कहा अगर आप जाने को तैयार हैं, दरवाजे को नॉक करें और दरवाज़ा बंद कर दें, तो उन्होंने दरवाजे को नॉक किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जिस तरह उनको बाकायदा उस तरह हाज़िरी करके बुला के और कसम दे के उनको भेजा जाता है, वो मैं इसलिए नहीं कर सका, उसके लिए लंबा एक प्रोसीजर करना पड़ता है और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं कैमरे के सामने करूँ। तो ये इंशाल्लाह मैं दोबारा से, अगर वो कहते हैं अब दोबारा भी महसूस हुआ, अभी तक तो मुझे उन्होंने कहा है कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, क्लियर है। अगर वो चले गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाते और झूठ बोल के गए हैं तो फिर मैं वहाँ पे दोबारा से प्रोग्राम करूँगा और कोशिश करूँगा जो वहाँ पे रहते हैं उनको कहूँगा, दायरा कड़ा उनका मैं कर दूँगा और कैमरा मैन के साथ वहाँ पे मैं कैमरा लगा के प्रोग्राम करूँगा और फिर मैं सब कुछ इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्ड भी करूँगा। और हम कलाम वो अपनी आवाज़ में मुझे कैसे बात करते हैं और उनको कैसे मैं कसम लेता हूँ, ये भी इंशाल्लाह कैमरे में आपको मैं रिकॉर्ड करके सुनाऊँगा। सो जल्द ही इंशाल्लाह। तो मैं शुरू में अनाउंस कर चुका हूँ, ऑफ कैमरा स्टोरी जो आपकी है ये अब हफ्ते में एक होगी, तब तक जब तक मैं राजनपुर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे रिकॉर्डिंग से वापस आऊँगा उसी तरीके मामूल पे, जिस तरह आप पहले प्रोग्राम देखते थे, 2 ऑफ कैमरा स्टोरीज़, एक रिव्यू टाइम, रूहानियत वाला प्रोग्राम और राज प्रोग्राम आप देखते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अभी एक स्टोरी जब तक मैं राजनपुर हूँ।
तो आप अपनी स्टोरीज़ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरीज़ को नेक्स्ट एपिसोड में मैं शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो मिलाएंगे +92 313 66 55500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 55500। और जो पाकिस्तान में मेरा डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313 66 55500। स्टोरी वॉइस मैसेज में कीजिए या लिख के भेजिए, लेकिन लास्ट में लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी ज़रूर लिखना है। वॉइस मैसेज करेंगे तो उसको तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो जाती। आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।